आज नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू करना है, दैट वेस्कुलर टिश्यू। ये स्पेशलाइज्ड हम कर रहे थे, स्केलेटल हमने कर लिया था। नेक्स्ट इज द वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में हम दो टाइप के टिश्यूज करेंगे, एक हम करेंगे ब्लड और दूसरा हम करेंगे लिम्फ। तो वी विल स्टार्ट विद ब्लड। ब्लड है जो, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है एंड बट ये दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से डिफरेंट होता है क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड होता है। एंड सेकेंडली हमने कहा था कि कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स है जैसे फाइब्रोब्लास्ट है, कॉन्ड्रोसाइट्स है या ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है, वही सेल्स भी बनाते हैं और मैट्रिक्स भी बनाते हैं। बट इन केस ऑफ ब्लड इसके जो सेल्स है वो इसका जो सेल्स है एंड मैट्रिक्स है, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय इटसेल्फ, इंस्टेड दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द बोन मैरो। तो ब्लड है जो, इट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, specialized connective tissue which is mobile, that it is liquid, it is liquid। तो जो ब्लड है इसके बेटे दो कंपोनेंट्स हमने डिस्कस करने हैं, वन इज प्लाज्मा एंड अदर इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर हम टोटल ब्लड ले ले तो उसका 55% प्लाज्मा होता है, मतलब ज्यादा हिस्सा प्लाज्मा का होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स सिर्फ 45% होते हैं। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो तीन टाइप के हम डिस्कस करेंगे, वन इज आरबीसी, सेकेंड इज डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। जो आरबीसीज है उनको हम बोलते हैं रिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज हैं जो उनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, सॉरी ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। वी विल डिस्कस ऑल दीज फॉर्म्ड एलिमेंट्स एज वेल एज प्लाज्मा वन बाय वन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लाज्मा। तो प्लाज्मा है जो, जैसे हम जिस चीज को हमने मैट्रिक्स बोला वही चीज क्या है, प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा है जो, इट कॉन्स्टिट्यूट्स 55% ऑफ द टोटल ब्लड। ये विस्कस होता है, इट इज विस्कस। कलर होता है इसका स्ट्रॉ कलर, दैट इज पेल येलो सा कलर होता है, इट इज स्ट्रॉ कलर। और ये जो प्लाज्मा है ये क्लियर फ्लूइड होता है, क्लियर फ्लूइड। कंपोजिशन क्या है प्लाज्मा की? प्लाज्मा के पास मेन तो वाटर ही होना है, दैट इज 92 to 92% लिख लो। 90 to 92% इसके पास होता है वाटर। इसके अलावा 6 to 8% इसके पास होती है प्रोटीन्स, 6 to 8% इसके पास प्रोटीन्स होती है। इट इज हैविंग 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड तीसरी होती है फाइब्रिनोजन। जो बेटे एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक जो कॉन्सेंट्रेशन है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन समझते हो कि सॉल्ट एंड पानी की कॉन्सेंट्रेशन है जो, वो मेंटेन करते हैं। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो, इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 होती है, दैट इट इज स्लाइटली एल्केलाइन। तो ये हमेशा स्लाइटली एल्केलाइन ही रहना चाहिए, एसिडिक या बेसिक ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस ऑस्मोटिक, क्योंकि उससे हमारी पूरी बॉडी है जो वो इफेक्टेड होगी, तो इसलिए बॉडी के अंदर कितने सॉल्ट्स चाहिए, कितना पोटेशियम है, कितना फॉस्फेट, कितना सोडियम, कितना क्लोराइड, उस सबको बैलेंस करने के लिए ब्लड के अंदर प्रोटीन है, दैट इज एल्ब्यूमिन। फिर है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन सुना होगा शायद आपने। ग्लोबुलिन इज इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, दैट इज ये प्रोटीन्स एंटीबॉडीज होते हैं हमारी
बॉडी की एंटीबॉडीज हैं ये, और ये हमें प्रोवाइड करती हैं डिफेंस, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, प्रोवाइड्स डिफेंस। फिर थर्ड टाइप की प्रोटीन आ गई, दैट इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन है जो ब्लड वेसल्स के, जब भी हमें इंजरी होती है, ब्लड है जो वो ब्लीडिंग होने लगती है, बाहर आने लगता है ब्लड, तो उस कट को सील करने का काम कौन करता है? फाइब्रिनोजन। दैट इज ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है? फाइब्रिनोजन। ब्लड क्लॉटिंग करेगा फाइब्रिनोजन। प्रोटीन्स के अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इसके पास होते हैं सोडियम क्लोराइड, देन कैल्शियम, देन इसके पास होता है मैग्नीशियम, और एक होता है बाइकार्बोनेट आयंस। देन इसके पास होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो इसके पास, दे आर ग्लूकोज हो गया। जितना भी फूड बेटे हम खाते हैं वो पूरा फूड है जो वो एब्जॉर्ब के कहाँ जाना है? ब्लड के अंदर जाना है। तो इसके पास ग्लूकोज हो जाएगा, अमीनो एसिड्स हो जाएंगे और फैट्स हो जाएंगे। इसके अलावा प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है गैसेस, इसके अलावा प्लाज्मा है जो इसके पास एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी किडनीज तक लेके जाता है। हमारा जो फूड हमने खाया वो सारा न्यूट्रिएंट्स सारे हैं जो दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। इसके अलावा इसके पास एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है कि वो प्रोटीन जो ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट ना होने दे, दैट इज हेपरिन। Heparin is blood anticoagulant which does not allow the blood to coagulate in the blood vessels. Then vitamins हैं जो वो प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। तो प्लाज्मा है ना बेटे, जो इसकी ये खासियत होगी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मेनली इसकी कॉम्पोजिशन में क्या है? वाटर 90 to 92%, 6 to 8% इसके पास प्रोटीन्स है। 3 प्रोटीन्स याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है एंड फाइब्रिनोजन है। एल्ब्यूमिन है जो वो ऑस्मोटिक बैलेंस करती है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करती है। ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है जो एंटीबॉडीज बनाती हैं। फाइब्रिनोजन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये एंटीबॉडीज होती है, सॉरी फाइब्रिनोजन है जो ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है, और ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो गए ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैट जो हमने फूड खाया। एक्सक्रीटरी वेस्ट वो ब्लड ने कैरी करनी है, वो प्लाज्मा के अंदर होगी। गैसेस डिसॉल्व होंगी, न्यूट्रिएंट्स है एंड एंटीकोगुलेंट हेपरिन है जो वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। जो प्लाज्मा है ना बेटे, इसके अंदर हमने बोला कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। तो कभी भी जब इंजरी होती है ना, तो देखना ध्यान से, जब भी हमारी इंजरी होती है तो जो इंजर्ड साइट होती है ना, वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आफ्टर सम टाइम अगर आप उस ब्लड वगैरह को साफ नहीं करते हो, बांध देते हो, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ब्लीडिंग रुक जाती है, क्योंकि जो कट पार्ट है ना, वहां पे ऐसे धागे धागे बन के ना ऐसे जाल सा बनना शुरू हो जाता है, बड़ा फाइन, ऐसे लाइक दिस। तो ये जो जाल बनाया ये किसने बनाया? फिब्रिनोजन ने। फिब्रिनोजन ब्लड वेसल्स के अंदर इन एक्टिव कंडीशन में होती है, और जैसे ही हमें इंजरी होती है, ये ब्लड बाहर आता है, तो फिब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है एंड फॉर्म्स द मैश वर्क ऑफ द थ्रेड्स। ये जो मैश वर्क है, इन्होंने उस कट को क्या कर देना है? सील कर देना है, और उसमें से अब जो प्लाज्मा का बाकी हिस्सा है, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर्स, निकाल दो, और प्लाज्मा है जो वो बाहर आता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ पेल येलो कलर। इस प्लाज्मा के अंदर देर आर नो क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो ये प्लाज्मा विच इज विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज नोन एज सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स is known as serum.
इसको हम सीरम बोलते हैं। ये याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सीरम? सीरम इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लाज्मा। आगे हमने करने हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है जो, वो 3 करने हैं हमने। एरिथ्रोसाइट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। फर्स्ट शुरू करते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। तो एरिथ्रोसाइट्स है जो, इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है हमारे ब्लड के अंदर। एरिथ्रोसाइट्स छोटे होते हैं साइज में, एंड इनके जो मैमल्स के, स्पेशली हम एरिथ्रोसाइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैमल्स के जो एरिथ्रोसाइट्स है वो राउंडेड होते हैं एंड बाइकनकेव होते हैं। तो इनके पास जो एरिथ्रोसाइट्स है ना बेटे, काउंट होता है एरिथ्रोसाइट्स का कितना, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³, इतना इनका काउंट होता है। जो शेप है इनकी, दैट इज सर्कुलर है एंड बाइकॉन्केव है। तो अगर हम इसको ऐसे देखेंगे ना, एक कभी आपने पोलो की गोली देखी हो, पोलो ऐसे राउंडेड सी गोली होती है और बीच में उसकी बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन होती है। कईयों के बीच में तो होल होता है पोलो की गोली में, बट कईयों के बीच में पतली सी मेम्ब्रेन होती है। तो उसका जो रिम होता है, रिम इज दिस साइड्स, ये साइड्स काफी मोटी हो जाती है और अंदर वाली मेम्ब्रेन बिल्कुल पतली होती है। तो अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो ये बन गया बाइकॉन्केव, लाइक दिस। तो ये बाइकॉन्केव हो गई। ये बाइकॉन्केव हो गया। अब जो है इसकी स्पेशलिटी क्या है बेटे? जो आरबीसीज है, इनका मेन काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन होता है, रेड कलर का पिगमेंट। तो इसलिए, क्योंकि इनका मेन काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, तो है तो ये सेल्स, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, बट इनके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनेली नहीं होती, ना कोई न्यूक्लियस, ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया, ना गोल्जी बॉडीज, नथिंग। नो सेलुलर ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन आरबीसीज। होता क्या है, न्यूक्लियस भी नहीं होता, बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड लिविंग। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। स्पेशलिटी क्या है इसकी? आरबीसीज लैक्स सेलुलर ऑर्गेनेलीज, they are enucleated, they are enucleated। enucleated का मतलब होता है कि पहले इनके पास न्यूक्लियस था, लेटर ऑन न्यूक्लियस है जो वो खत्म हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। they are enucleated and they are having red colored pigment, प्रोटीन होती है ये, कॉल्ड हीमोग्लोबिन। टू कैरी ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है जो, इसके पास हीम मतलब आयरन, तो दिस प्रोटीन कैरीज आयरन, दिस प्रोटीन हैज आयरन। फेरस होता है इसके पास, विच बाइंड्स विद ऑक्सीजन। तो जैसे ये हमने बनाया आरबीसी, और इसके अंदर बेटे पूरे में ऐसे क्या है, हीमोग्लोबिन ही भरा पड़ा है। ठीक है, तो नॉर्मल काउंट है जो इसका, हमने बोला 5 to 5.5 मिलियन इसका नॉर्मल काउंट होता है, बट कई बार ये जो काउंट है वो डिक्रीज भी हो जाता है, डिक्रीज इन आरबीसी। अच्छा, हीमोग्लोबिन कितना होता है? देयर इज 12 to 16 grams of hemoglobin per 100 ml of blood, पर 100 ml of blood। इतना हीमोग्लोबिन पता ही होगा, टेस्ट करवाते हैं हम, तो किसी का 12 आता है, किसी का 14 आता है, तो 12 to 16 है जो, वो इतना होना नॉर्मल है। अगर काउंट है जो डिक्रीज होता है, डिक्रीज
इन आरबीसी काउंट, अगर आरबीसी काउंट डिक्रीज होता है तो हम इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपीनिया, एरिथ्रोसाइटोपीनिया, NIA, पीनिया। अगर एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है, एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, तो हम इसको बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। इट इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, formation of RBC, that is erythropoiesis, erythropoiesis। तो जब भी बच्चे हमारा जो काउंट है वो डिक्रीज होता है आरबीसीज का काउंट बॉडी में, या हम बोले कि जैसे हम वैसे तो प्लेन्स में रहते हैं पर किसी हाइट पे चले गए जहां पे हमें ज्यादा आरबीसीज की जरूरत है ना, या नए आरबीसीज बनने हैं, किसी भी कंडीशन में व्हेन erythropoiesis has to take place, तो क्या होता है प्रोसेस पूरी, जो हमारी किडनी है ना, ये किडनी है, किडनी रिलीज करती है हार्मोन, एक हार्मोन रिलीज करती है किडनी, erythropoietin hormone. This hormone goes to bone marrow. बोन मैरो के पास होते हैं एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स, एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स हैं जो ये डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके ये बनाते हैं एरिथ्रोसाइट्स। तो जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, जो आरबीसीज हैं, जो एरिथ्रोपोइसिस है, वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है बोन मैरो, ठीक है। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन हार्मोन दैट इज एरिथ्रोपोइटिन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय किडनी। किडनी में आरबीसीज नहीं बन रहे, किडनी ने सिर्फ हार्मोन रिलीज करना है, वो हार्मोन बोन मैरो तक जाएगा और बोन मैरो के अंदर जो एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स पड़े हुए हैं वो क्या बना देंगे, एरिथ्रोसाइट्स बना देंगे। जब भी बेटा एरिथ्रोसाइट्स है जो वो मेच्योर होंगे ना, तो मेच्योरेशन के लिए इट रिक्वायर्स, एक तो इसको आयरन चाहिए एंड एक इसको चाहिए विटामिन B12 फॉर द मेच्योरेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, इतना क्लियर। तो ये एरिथ्रोसाइट्स हो गए हमारे पास। अब एरिथ्रोसाइट्स है जो हमने बोला कि उसके पास तो न्यूक्लियस नहीं है, बट दे आर कंसिडर्ड लिविंग विदाउट न्यूक्लियस। Erythrocytes are considered living without nucleus। तो इनका लाइफ स्पैन होता है कितना, 120 डेज, क्योंकि बेटा जो इसके पास पहले न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस है जो डीएनए हो गया, डीएनए ने आरएनए बना देना, वो 120 डेज तक काम करती है। उसके बाद जो ये डीजेनरेटिंग आरबीसीज होते हैं ना, वो कहाँ चले जाते हैं, स्प्लीन तक। तो स्प्लीन है जो दैट इज कंसिडर्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। वहां पे बेटे हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा, हीमोग्लोबिन ब्रेक होके हीमी अलग हो जाएगा, फेरस अलग हो जाएगा, फेरस है जो वो अलग होके फिर से आरबीसीज के बनाने के काम करने लगेगा। और जो बाकी के कंपोनेंट्स है वो हमारा जो बाइल होता है उसके अंदर चले जाते हैं, फिर वहां से वो एक्सक्रीटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर चले जाते हैं। तो इसका लाइफ स्पैन हो गया 120 डेज एंड इसकी ग्रेवयार्ड है जो वो हो गई स्प्लीन। तो ये हो गया ऑल अबाउट द एरिथ्रोसाइट्स। दूसरे सेल्स हम करते हैं कौन से, दैट इज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स है जो ये होते हैं WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो
that is formed by WBCs. तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट है कलर में, दे हैव नो कलर, दे आर व्हाइट इन कलर, दे हैव नो कलर. क्यों कलर नहीं है इनके पास? क्योंकि दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन हमने बोला था रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से आरबीसीज को कलर आता है रेड. बट यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसको कलर नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. तो जो टोटल इसका काउंट है काफी कम होता है एज कंपेयर टू आरबीसीज, दैट इज 6000 to 8000 पर mm³. तो अगर हम इसको आरबीसीज के साथ कंपेयर करें तो हर एक 500 आरबीसीज के पीछे एक डब्ल्यूबीसी होता है. ठीक है, मतलब आरबीसीज का काउंट 500 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू डब्ल्यूबीसी. आरबीसीज छोटे होते हैं साइज में, डब्ल्यूबीसी है जो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, कंपैरेटिवली बिगर इन साइज. अब जो है अगर WBCs का काउंट इंक्रीज होता है तो दिस मीन्स बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन या एलर्जी है. इंक्रीज इन WBC काउंट, तो एबनॉर्मल इंक्रीज है जो इंक्रीज इन WBC काउंट, इसको हम बोलते हैं ल्यूकीमिया. एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है ल्यूकीमिया में. और अगर फॉल हो जाए तो ल्यूकोपीनिया. फॉर्मेशन ऑफ WBCs, इज ल्यूकोसाइटोसिस. ठीक, अब जो WBCs है ना बेटे वो दो टाइप के होते हैं. वन आर द ए ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स. तो जो ए मतलब एब्सेंट, ग्रेन्यूल्स है जो वो साइटोप्लाज्म में एब्सेंट होते हैं तो वो बन जाएगा ए ग्रेन्युलोसाइट्स, और अगर ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो तो ग्रेन्युलोसाइट बन जाएगा. ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म आर एब्सेंट एंड ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट. जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है ये हम दो टाइप के करेंगे. वन आर द मोनोसाइट्स एंड सेकंड आर द लिम्फोसाइट्स. जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं ये तीन टाइप के करेंगे. इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, एंड तीसरी टाइप है न्यूट्रोफिल्स. तो जो मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट्स होते हैं ऐसे, साइज काफी बड़ा होता है मोनोसाइट्स का. इनके पास ऐसे किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है. दिस इज न्यूक्लियस और ये उनका है साइटोप्लाज्म. These are monocytes. जो बच्चे लिम्फोसाइट्स है ना, लिम्फोसाइट्स है जो ये उसके कंपैरेटिवली छोटे होते हैं. इनका न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है, राउंडेड न्यूक्लियस होता है, बट काफी बड़ा न्यूक्लियस होता है इनका. ये उसका साइटोप्लाज्म. तो ये हो गए
लिम्फोसाइट्स। जो थर्ड है हमारे पास इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स किसकी एग्जांपल है? ग्रेन्युलोसाइट्स की। तो इनके पास इनका जो न्यूक्लियस होता है ना बेटे, उसकी लोब्स होती है। इसकी 2 लोब्ड न्यूक्लियस होता है, 1 लोब एंड दिस इज 2 लोब। और इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स पड़े रहते हैं जो एसिडिक डाइज के साथ डाई हो जाते हैं। दिस इज इयोसिनोफिल। एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स इसलिए बोलते हैं हम इसको क्योंकि इनको हम डाई मतलब कलर कर सकते हैं बाय यूजिंग एसिडिक डाइज या इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल है जो दैट इज नेम ऑफ अ डाई। तो इयोसिनोफिल्स है जो वो इयोसिन से डाई होते हैं, इसलिए हम इसको इयोसिनोफिल्स बोलते हैं। सेकेंड है बेसोफिल्स, बेसिक डाइज के साथ डाई हुई है और उसके पास भी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। उसके जो न्यूक्लियस है ना बेटे, उसमें 3 लोब्स होती है, 1 लोब और ये हो गई 1 लोब, फिर ये हो गई दूसरी लोब और ये हो गई उसकी तीसरी लोब। दिस इज बेसोफिल्स। 2 लोब्ड न्यूक्लियस, 3 लोब्ड न्यूक्लियस एंड न्यूट्रोफिल्स के पास होता है दिस आर बेसोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स के पास होता है मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। तो कितनी भी लोब्स इसकी बना दो न्यूक्लियस की, लाइक दिस। ये हो गया उसका साइटोप्लाज्म। These are न्यूट्रोफिल्स। ठीक है बेटा। अब जो है हमने 5 टाइप के WBCs किए हैं। तो टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट कितना है? 6000 to 8000 पर mm³। उसको हम बोलते हैं TLC। TLC इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। एक होते हैं DLC। DLC का मतलब होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब क्या है कि जो टोटल WBCs है 6000 to 8000, उसमें मोनोसाइट्स कितने हैं, न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, देन इयोसिनोफिल्स कितने हैं, बेसोफिल्स कितने हैं, मतलब हर एक टाइप के WBC का काउंट कितना है इन टोटल WBC काउंट। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट इज काउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs in total WBC count। इसमें जो है TLC, जैसे हम कोई भी लाइक कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं जी ब्लड टेस्ट करवाओ और उसमें TLC DLC करवा के लाओ। TLC इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड DLC इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। क्योंकि बेटा जो WBCs है वो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, तो अगर WBC काउंट इंक्रीज होता है और DLC में वो देखेंगे कौन सा इंक्रीज हुआ है। इनके सबके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। कोई है जो वो फैगोसाइटोसिस करता है, कोई एलर्जिक रिएक्शंस में बढ़ जाते हैं, कोई इन्फेक्शन में बढ़ जाते हैं। तो जौन सा काउंट इंक्रीज हो जाएगा वहां से उनको, जैसे इयोसिनोफिल्स है, इयोसिनोफिल्स अगर बढ़ गए तो ये किसके लिए होता है, इन्फ्लेमेशन होती है इसके साथ, या कोई एलर्जी या कुछ भी इन्फेक्शन हो जाए अंदर, तो उस पैथोजन को किल करने के लिए इयोसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। तो अगर ये बढ़ गए इसका मतलब कोई ना कोई एलर्जी अंदर हुई हुई है, इन्फेक्शन हुई हुई है, जिसकी वजह से ये काउंट इंक्रीज हो गया। तो इसलिए टेस्ट है जो वो हम TLC DLC करवाते हैं। तो DLC है जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो है, इसमें देखो सबसे पहले किसका नंबर आता है, न्यूट्रोफिल्स का। न्यूट्रोफिल्स
फिल्स। फिर आते हैं सेकंड नंबर पे लिम्फोसाइट्स। फिर थर्ड नंबर पे मोनोसाइट्स। फोर्थ नंबर पे इओसिनोफिल्स। फिर फिफ्थ नंबर पे आते हैं बेसोफिल्स। ठीक है, नंबर कितना है इनका, काउंट कितना है, सबसे ज्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल्स, इसलिए हमने उसको सबसे ऊपर लिखा है। कितने होते हैं ये 60 to 65%। फिर आते हैं लिम्फोसाइट्स 20 to 25%। फिर आते हैं मोनोसाइट्स 6 to 8%। फिर आते हैं इओसिनोफिल्स 2 to 3%। बेसोफिल्स 0.5 to 1%, सबसे कम होते हैं बेसोफिल्स। इनको बेटे ऐसे ही याद करना है। इनको याद करने का पहले एन है ना, तो यहां हम याद करने का तरीका भी लिख देते हैं, नेवर लेट monkeys eat bananas। तो ये आपको ऑर्डर याद हो गया, इसी ऑर्डर में ये याद करने हैं कि सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स है, फॉलोड बाय लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब इनके सबके अपने अपने फंक्शन है। जैसे जो न्यूट्रोफिल्स है, दे आर फैगोसिटिक इन एक्शन। न्यूट्रोफिल्स है जो, दे आर फैगोसिटिक इन एक्शन, तो दे विल प्रोटेक्ट द आवर बॉडी, फैगोसिटिक in action, they will protect our body from pathogens। तो जैसे ही पैथोजन अंदर जाएगा, न्यूट्रोफिल्स है जो उसको एनगल्फ कर लेंगे। जो लिम्फोसाइट्स है वो दो टाइप के होते हैं आगे, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं, दे फॉर्म एंटीबॉडीज, तो डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। फिर हमारे पास आ गए मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स है जो, दे आर आल्सो फैगोसिटिक इन एक्शन, दे आर आल्सो फैगोसिटिक इन एक्शन। फिर आ गए हमारे पास इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स है जो, ये टाइप किसकी है, ग्रेन्युलोसाइट्स की टाइप है। तो ये जो नॉन फैगोसिटिक होते हैं, बट ये कोई इन्फेक्शन जब हो जाती है तो उस टाइम पे ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, protect our body from infections. They are non-phagocytic। और जो बेसोफिल्स है, ये एलर्जिक रिएक्शंस है जो उसके अंदर फंक्शन करते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस। तो एलर्जिक रिएक्शंस में याद है हमने कहा था कि दे सिक्रीट, तीन चीजें सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन, हेपरिन एंड सेरोटोनिन। हमने पहले भी लिखा था कनेक्टिव टिश्यू में। हिस्टामिन है जो, ये वासोडायलेटर है। सेरोटोनिन जो है ये वासोकंस्ट्रिक्टर है। और हेपरिन है जो, दैट इज एंटी कोगुलेंट। तो जो बच्चे हैं ना लिम्फोसाइट्स, सॉरी जो ल्यूकोसाइट्स है, WBCs है, ये भी सारे कहाँ से बनते हैं, बोन मैरो में से बनते हैं। और इनका जो काम है वो डिफेंस में, ये हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। WBCs का मेन काम डिफेंस ही होता है। इनका लाइफ स्पैन काफी शॉर्ट होता है, बट कुछ का लाइफ स्पैन जो हम कहते हैं कि मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, तो थ्रू आउट लाइफ भी होता है। बट WBCs आर हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू RBCs। short lifespan than RBCs. This was all about the WBCs। तो बच्चे हमने आज ब्लड में तीन चीजें कर ली। वन इज प्लाज्मा,
सेकेंड हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 2 फॉर्म्ड एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए। वन इज एरिथ्रोसाइट्स एंड सेकेंड आर द ल्यूकोसाइट्स। जो काउंट है वो याद करना है इनका, देन इनका मेन तो काउंट याद करना है, बाकी जो WBCs है इसमें TLC एंड DLC है जो वो प्रॉपरली लर्न कर लेने हैं। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिगार्डिंग थर्ड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स।